नमस्कार। ज्ञानस्तु चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है वरुण शर्मा। हम लोग ने लास्ट में पॉलिटी क्लास में समितियां पढ़ रहे थे। हम लोगों ने प्राक्कलन समिति देखी थी, एस्टिमेट्स कमेटी देखी थी। फिर मैंने कहा था कि आप लोगों को फिर जो और समितियां बच रही हैं उनको कोशिश करूंगा एक वीडियो में आज समाप्त करने की। तो मैंने काफ़ी हद तक कोशिश करी है। जो भी समितियां ज़रूरी इंपॉर्टेंट समितियां हैं जिनको आपको नज़र आनी चाहिए और जिसके बारे में आपको थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए, तो वो समितियाँ मैंने लिख रखी हैं। एक दो समितियाँ कुछ और छूट गई है, वो मैंने सोचा था यहाँ लिख दूँ खाली नाम, फिर मैं बता दूँ। तो पता नहीं ऐसे आपको समझ में आता आता तो भले ही समझ में, लेकिन फिर मैं सोचता हूँ एक दो लाइन लिख दूँ, कुछ ना कुछ लाइन। तो अगली वीडियो में उसको कुछ ऐसी 5-4 समितियाँ रह गई हैं थोड़ी, और जो 2 नई समितियाँ मैंने आपको बताई थी कि मोदी जी ने इस बार अपने उन्होंने चेंज किया था, नई समितियाँ अलग से बनाई, तो वो भी हम पढ़ लेंगे उसमें। तो वो इम्पोर्टेंट हो सकती हैं आप लोगों के लिए, बल्कि जानकारी की तो है ही है महत्वपूर्ण। ठीक, तो हम लोग शुरू कर लेते हैं। बाकी पीछे वाली जो समिति हमने पढ़ी थी, प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति, वो तो बहुत महत्वपूर्ण समिति है, उनको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। सही है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि जो समिति अनन है उसके बारे में इसमें आपको क्या ध्यान रखना है। बस खाली अगर ध्यान रखना है तो समिति का नाम और उसके बाद उसका कार्य, कि वो क्या काम करती है, उसका मुख्य कार्य क्या है। सदस्य आदि इनकी संख्या याद करने की बहुत ज़्यादा जरूरत है नहीं, याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। और कहीं पर आप बता भी सकते हो, लिखने का टॉपिक आदि लिख सकते हो, बोल सकते हो, लेकिन मेनली आपको बस नाम बताना और कार्य बताना है। सदस्य जो समिति के सदस्य वगैरह हैं वो आपके लोक लेखा और प्राक्कलन का इतना याद रख लो। बाकी सब में हौच पौच हो जाएगा, इतना कोई आपसे उम्मीद रखता नहीं है कि आपको सदस्य भी और कहाँ कहाँ से आए हैं तो वो पता हो, क्योंकि इतना याद रखना संभव नहीं हो पाता कई बार। तो हम लोग देख लेते हैं कि जो तीसरी बड़ी समिति, तीसरा नंबर मैंने इसलिए डाला हुआ है क्योंकि दो हम लोग पढ़ चुके हैं, एक लोक लेखा समिति और एक प्राक्कलन समिति। अभी तीसरी समिति हम पढ़ रहे हैं क्या। और ये ऐसे ही आप इतना ही लिख लें, इससे ज्यादा अधिक लिखने की आवश्यकता है नहीं आप लोगों के लिए। ये जितना लिखना था मैंने लिख दिया है, मैं बता दे रहा हूँ फिलहाल, लेकिन पढ़ पढ़ के एक बार यदि किसी वजह से कुछ फॉन्ट इसका छोटा आ रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया था बोर्ड है तो बोर्ड में थोड़ा छोटा कर देखना है, लेकिन मैं फिर भी मैं पढ़ दे रहा हूँ अपने पास से, और आप लोगों को समझ में आ जाए कि कहाँ पर क्या लिखा है। अगर आप थोड़ा सा किसी वजह से धुंधला दिखा तो पिक्सल बढ़ा लीजिएगा उसको, 720 480 के आसपास देख लीजिए। 480 में मेरे ख्याल से शायद अगर दिख जाए तो बहुत अच्छी बात है, 720 में आपको बहुत अच्छा दिखेगा। तो हम लोग पढ़ते हैं लोक उपक्रम समिति। ठीक है, तो पब्लिक अंडरटेकिंग होती है ना, तो वो समिति हम इसको देखने हैं इसका क्या काम है। ठीक, तो इसको समझ लेते हैं। और ये सभी समितियां लगभग लगभग स्थायी, लगभग क्या, ये सारी स्थायी समितियां हैं, इनमें से कोई ऐसी नहीं कि जो बनती हटती है। स्थायी समितियों में हम नाम पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो अस्थायी समितियां हैं या फिर एडहॉक कमिटीज हैं वो क्या, वो बनती है चली जाती है अपना काम पूरा करने के बाद। तो हमें तो पढ़नी कौन सी स्थायी समितियां हैं। और फिर जब कोई समिति जो एडहॉक कमेटी बनी है और वो उसने कुछ काम ऐसा ऐसा कर दिया जो करंट अफेयर में चल रही है, तो उसके बारे में हमें जानना चाहिए। तो लोग उपक्रम समिति आया पढ़ लेते हैं। इसका सुझाव दिया था कृष्ण मेनन ने, इनका नाम थोड़ा ध्यान रख लेना, क्योंकि ये तीसरी बड़ी थोड़ी अच्छी समिति है, इंपॉर्टेंट। जैसे लोक लेखा समिति फिर प्राक्कलन समिति के बाद में लोक उपक्रम समिति, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट आ जाती है। तो इसलिए जैसे पहले लोक लेखा समिति का आपको ध्यान रखना है, जीवी मावलंकर थे, ठीक है, उन्होंने सिफारिश करी थी। फिर प्राक्कलन समिति का आपका ध्यान रखना है जॉन मथाई। तीसरा इनका नाम ध्यान रख लो, कृष्ण मेनन। ठीक है, तो ऐसे 3 ध्यान रख लो, मैच करने के लिए आ सकते हैं, नहीं भी आए तो वैसे भी कहीं लिखने के लिए या कहीं स्टेटमेंट बना होगा तो आपको समझने के लिए। ठीक, इन तीनों के नाम याद रख लेना कि किन किन ने इनकी सिफारिश करी थी। तो कृष्ण मेनन समिति ने सुझाव दिया था कि लोक उपक्रम समिति होनी चाहिए ऐसे ऐसे। तो सदस्य इसके 22 सदस्य हैं। ठीक है, वर्तमान में ये सब वर्तमान में, अब इसमें लिखने की जरूरत नहीं कि शुरुआत में इसमें कितने सदस्य थे। मेरे ख्याल से शायद ये शायद थे कितने होंगे इसमें, एग्जैक्ट नंबर तो ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन शायद मेरे ख्याल से 17 थे या कुछ और 11 थे, एक बार चेक कर लेंगे। तो शुरुआत में लेकिन 22 सदस्य नहीं थे, नंबर एग्जैक्टली मुझे ध्यान नहीं आ रहा, पढ़ा था इस पे। तो लेकिन अब ये 15 और 7, 15 कहाँ से, 15 लोकसभा से और राज्यसभा से 7 हैं, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन शुरुआत में इतने सदस्य नहीं थे इसमें। ठीक है, अब ऐसे मुझसे भी देखो नंबर मिस हो रहा है, हो रहा है क्या, हो जाता है कई बार, बहुत सारे नंबर से सब याद करते करते थे तब याद। लेकिन अभी आप ध्यान रखो वर्तमान में इसमें 22 सदस्य, 15 और 7, 15 कहाँ से, लोकसभा से, राज्यसभा से 7 हैं। कार्य इनका क्या है, इस समिति का कार्य क्या है, तो लोक उपक्रमों की रिपोर्टों 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 तो उनकी जांच करना। ठीक है, यानी लोक उपक्रम क्या, पब्लिक जो अंडरटेकिंग्स है उनके रिपोर्ट्स जो आती है, उनके प्रतिवेदन जो आते हैं उनकी जांच करना, इसका काम है लोक उपक्रम समिति का। ठीक, तो अभी हल्का हल्का वो दर्द है ना, अब लेकिन वो अक्कल दाढ़ जैसी कुछ नहीं, कुछ और दर्द है। तो देखो धीरे धीरे सही हो रहा है। तो लोक उपक्रमों की
समिति लोक उपक्रमों की जो रिपोर्ट की आती है उस पर जांच करती है। अब लोक उपक्रम कैसे लोक उपक्रम होते हैं पब्लिक अंडरटेकिंग, जैसे दामोदर घाटी निगम, ठीक है, ये एक पब्लिक अंडरटेकिंग है। LIC जो हम नाम सुनते आते हैं ये पब्लिक अंडरटेकिंग है। एयर इंडिया का आपने नाम सुना होगा, है ना, या भारतीय खाद्य निगम है वो है। तो ऐसे बहुत सारे पब्लिक अंडरटेकिंग है, तो उनकी जो रिपोर्ट्स आती हैं, तो अगर आप जोड़ना चाहो तो इसमें एक एयर इंडिया जोड़ सकते हो और एक भारतीय खाद्य निगम भी जोड़ सकते हो। बाकी आदि करके काम चला दो। ये और जो पब्लिक अंडरटेकिंग्स हैं उनकी जो रिपोर्ट्स आती है उनकी जांच करती है ये समिति। फिर क्या है, जो कैग अपनी रिपोर्ट देता है ना, तो कैग की रिपोर्ट और सरकारी जो कंपनियां होती हैं उनकी जो रिपोर्ट्स आती हैं, तो सरकारी कंपनियों की रिपोर्ट्स है, सरकारी कंपनी अलग से उनकी जांच करना इनका काम है इस समिति का। तो ये काफी एक इम्पोर्टेंट काम है, तो आपको ये ध्यान में होना चाहिए, ठीक है। तो ये समिति होगी लोक उपक्रम समिति। बाकी इसकी एक सीमा भी है, सीमा अगर लिखना चाहो तो बस इसकी ना यहाँ पे एक एरो और मार सकते हो सीमा का। सीमा मतलब लिमिटेशंस कि क्या है कि ये जो सरकारी कंपनियां हैं, ठीक, जो इनके दिन के दैनिक कार्य हैं इन पे समिति जांच नहीं करेगी। जब अपनी फाइनल रिपोर्ट आती है, जब रिपोर्ट पूरी समिति ये जो कंपनी अपनी रिपोर्ट बना देंगी उसके बाद उस पर जांच कर सकते हो आप, लेकिन दैनिक कार्य में इनके दखल नहीं दे सकते। या फिर कि सरकार ने कोई नीति बनाई है और किसी कंपनी के संदर्भ में, तो सरकार की नीति पे मतलब आंच नहीं, उंगली नहीं उठा सकते। तो ये सब चीजें हैं, तो कुछ 2-3 सीमाएं भी हैं इनकी कि ज्यादा दायरा आगे मत बढ़ाओ, जितना काम दिया गया है इतना ही काम करो, ये वाला मामला है इनके साथ। फिर क्या है, एक SC व ST, ठीक है, मैंने कॉमा लगा दिया इसमें लेकिन बार लिखो आप, SC व ST यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, ठीक, हिंदी में लिखना तो आपको लिखोगे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण संबंधी, उनका कल्याण करना है उसके संबंधी समिति है, ठीक। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि SC ST का और एक महिलाओं के संबंधित समितियां हैं, ठीक, ना अधर जाति के संबंधित समिति है और ना पुरुष से संबंधित समिति है, ये ध्यान रखना। तो ये 30 सदस्य होते हैं इसमें, 30 सदस्य होते, ठीक है। ये 20 + 10 ऐसे कहीं पे लिखूंगा मैं, तो इसका मतलब कि 20 पहले वाले से लोकसभा से और 10 किससे, राज्यसभा से, ठीक है। 30 सदस्य इसमें होते हैं, 20 लोकसभा से आएंगे, 10 राज्यसभा से आएंगे। इसमें जो आएंगे कैसे आएंगे, वही अनुपात, चुनाव कैसे होगा, आनुपातिक, वही आनुपातिक वाला ना, आनुपातिक रिप्रेजेंटेशन वाला है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट वाला सिस्टम है। तो वो पद्धति से एकल स्थानांतरीय मत पद्धति द्वारा आएंगे, ये चुनाव होगा इनका, ऐसे इनका चुनाव होगा, ऐसा वाला मामला है। तो ये लिखने की जरूरत है नहीं और वो आपको पता भी है भी, ठीक। जहाँ मनोनीत होंगे, कहीं कोई जगह मनोनीत करे जा रहे हैं वो मैंने लिख दिए। तो ये 30 सदस्य होंगे, 20 यहाँ से आएंगे, 10 यहाँ से आएंगे, किसमें, SC व ST के कल्याण संबंधी समिति है। ये समिति है, ये समिति है, मतलब यहाँ पर एक समझना इसको, ये समिति है जो SC और ST का कल्याण देख रही है, ठीक। अब नीचे क्या आ रहा है, ये लिखा है इसका कार्य क्या, इस समिति का कार्य क्या है, कार्य है SC, ये वह SC और ST आयोग की रिपोर्ट पर विचार। तो एक SC का जो रिपोर्ट बना है, SC का आयोग बना है और ST का कल्याण का आयोग बनी है, जिनके आयोग बने जो SC को देखते हैं, आयोग ST का कल्याण कर देखते हैं, तो वो जो आयोग है, तो वो जो आयोग अपनी रिपोर्ट सौंपेगा, तो इनके आयोग की रिपोर्ट पर विचार करेगी ये समिति, ठीक है। तो वो एक आयोग अपने आप बनाया गया है, वो आयोग जो बनाया गया वो कल्याण की इनके कल्याण संबंधी देखेगा, तो SC ST का इनका भला ही देखेगा वो आयोग। लेकिन जब आयोग अपनी रिपोर्ट सौंपेगा तो उसके ऊपर एक समिति बैठी है SC ST की, वो इनकी जांच करेगी इस रिपोर्ट की। और क्या जांच करेगी, पर्याप्त प्रतिनिधित्व का जांच करेगी, यानी कि केंद्र सरकार में, एक सेकेंड कॉल, तो वो समिति क्या जांच करेगी, पर्याप्त प्रतिनिधित्व की जांच करना। यानी पर्याप्त प्रतिनिधित्व की जांच करने का मतलब क्या है, यानी केंद्र सरकार में सरकारी सेवाओं पे और पदों पर वो यहाँ पर SC ST का पर्याप्त प्रतिनिधित्व है, यानी कि SC ST को वहां पर जॉब वगैरह मिली है, ये सब देखना चाह रहे हैं। तो ये कल्याण संबंधी समिति है जो, वो ये सब देखेगी कि SC ST के सदस्य वहां पर है ठीक ठाक नहीं है। अगर रिप्रेजेंटेशन उनका नहीं है वहां पे, तो उनका रिप्रेजेंटेशन कराया जाए, चाहे रिजर्वेशन से चाहे कैसे, वो अलग अलग तरीका है। और ये हम लोगों ने देखा था, हम लोगों ने जब फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे थे तो हमने ठीक ठाक वहां पे देखा था, ठीक है। तो पर्याप्त प्रतिनिधित्व की जांच करना। फिर क्या है, यूटीज का मतलब वो यूनियन टेरिटरीज में जो कार्यक्रमों की जांच करना, यानी कि जो सरकार द्वारा कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं SC ST के, ये अब हम लोग क्या समिति पढ़ रहे हैं, SC ST, तो यहाँ पे लिखा है यूटीज में कार्यक्रमों, यानी कि कार्यक्रम कौन से, जो SC ST के हित के लिए चलाए जा रहे हैं कार्यक्रम। तो जो SC ST के हित के लिए कार्यक्रम चलाया जा रहा है उन कार्यक्रमों की जांच करना, ये समिति इसकी जांच करेगी वो कार्यक्रम ठीक ठाक चल रहे हैं, SC ST कल्याण के लिए चल रहे हैं और अच्छे चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं।
एससी व एसटी आयोग की सिफारिशों पर सरकार द्वारा कार्रवाई की जांच करना। यानी कि जो एससी एसटी है, ठीक है, उनने जो आयोग ने कुछ सिफारिश दी होगी कि ऐसा कर लो, या एससी एसटी का जो आयोग है इसमें कुछ सिफारिश दी, ऐसा कर लो वैसा कर लो, तो सरकार ने उस पर ठीक ठाक काम किया है, सरकार ने अपनी कार्रवाई करी है नहीं करी है, या करी है तो कितनी करी है, किस हद तक करी है, कहाँ तक जाके करी है, तो उसकी ठीक ठाक जांच करती है समिति। ठीक है। और आदि में इसका मतलब, आदि लिखिए, इसका मतलब ये है कि और अगर कोई काम सौंप दिया जाता है इनको तो और भी काम देख लेती है अलग से कि ये काम देख लो आप, एस सी एस टी रिलेटेड जो भी अन्य कार्य बचेंगे वो ये देखती समिति। लेकिन मोटा मोटा यही है कि पर्याप्त प्रतिनिधित्व है एस सी एस टी को, जहां जहां एस सी एस टी को पर्याप्त प्रतिनिधित्व होना चाहिए है वहां पर या नहीं, ये देखती है। कार्यक्रमों को देखती है, जो एस सी एस टी कल्याण संबंधी जो कार्यक्रम चल रहे हैं वो ठीक ठाक चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं, या फिर एस टी और एस टी आयोग ने जो सिफारिशें दी है सरकार को कि ये काम करो आप एस सी और एस टी के कल्याण के लिए, तो क्या आपने वह कार्य किए हैं या नहीं किए हैं, तो ये समिति देखती है। तो बाकी फिर अपने रिपोर्ट बनाती है भी समिति भी अलग से। अब आ जाए हम अगली, ये चौथी समिति समाप्त, अगली आ जाओ कार्य मंत्रणा समिति। तो आगे कार्य मंत्रणा समिति का मतलब बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, तो ये बीएसी भी इसको कई बार शॉर्ट में लिखा मिल जाता है। तो ये कमेटी है, ये मेन कमेटी है, ये ध्यान रखना कि दोनों सदन जो है ना, लोकसभा और राज्यसभा, तो दोनों में अलग अलग समिति है, यानी कि बीएसी लिखा है, ठीक है, बीएसी, यानी कि लोकसभा की भी एक बीएसी है और राज्यसभा की भी एक बीएसी है। ठीक है। तो ये बीएसी का मतलब क्या है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है, मैं बोल रहा हूँ। तो लोकसभा की जो बीएसी है उसके 15 सदस्य हैं, लिखा है लोकसभा 15 सदस्य। ठीक है। अब ये ऐसा नहीं है कि ऐसे मैंने लिखा है 30 सदस्य, ये नहीं है कि दोनों में अलग अलग, ये एससी और एसटी कल्याण संबंधी दोनों के अलग अलग सदन की नहीं है, ये पूरी संसद की समिति है ये। ठीक है। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, संसदीय समिति, तो संसद की समिति है पूरी। तो ये लोकसभा राज्यसभा दोनों सदस्य आए और एक समिति बनी है। यहाँ पर क्या है, जो कार्य मंत्रणा समिति है ये संसदीय समिति तो है, लेकिन ये क्या है, संसद में के दोनों सदन है उसकी अलग अलग भी समिति है, यानी दोनों सदन के पास लोकसभा की भी एक बीएसी है और राज्यसभा की भी एक बीएसी है। तो लोकसभा की बीएसी में 15 सदस्य है टोटल, और राज्यसभा की बीएसी में 11 सदस्य है। ये ध्यान रखना, ये लोग मिलकर नहीं बैठते हैं, 15 + 11 मिलकर नहीं बैठेंगे, 26 लोग ऐसे करके एक समिति में, वो 11 लोग अपने काम देखेंगे और ये 15 लोग अपना काम देखेंगे। अध्यक्ष वगैरह तो मैं बता रहा हूँ, इन सब में क्या अध्यक्ष वगैरह चुनाव करते हैं, लोकसभा का अध्यक्ष करता है ऐसे करके, इसमें अध्यक्ष, इसमें भी लोकसभा का अध्यक्ष चुनाव करते हैं, वो सब आपको पता ही है, 1 वर्ष का कार्यकाल होता है, ये सब पता है, पीछे हम लिख चुके हैं, स्थायी समितियों में ऐसा ही चलता है। यहाँ पे क्या है, इसमें बस थोड़ा सा समझो, अध्यक्ष यानी कि लोकसभा की जो बीएसी है उसका अध्यक्ष कौन होगा, जो लोकसभा का अध्यक्ष है, यानी कि जो ओम बिरला जी है लोकसभा के अध्यक्ष है, तो वो जैसे बोलते हैं ना कि पदेन सभापति, ऐसे बोलते हैं, एक्स ऑफिशियो बोलते हैं, जैसे यानी कि जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति बन जाएगा वो अपने आप ही राज्यसभा का सभापति बन जाएगा, यानी पदेन सभापति बोलते हैं। यानी कि आपने एक कुर्सी धारण करी और आपको ये कुर्सी फ्री में मिल गई इसके चक्कर में। तो ऐसे ही बताना कि जैसे ही आप अध्यक्ष बनेंगे लोकसभा के, तो आप तुरंत के तुरंत ऑटोमेटिकली किसके अध्यक्ष बन जाएंगे, लोकसभा की जो बीएसी उसके भी अध्यक्ष आप कहलाएंगे। ठीक है। इन सबके तो अध्यक्ष अलग अलग चुने जाएंगे, सदस्य होंगे और अध्यक्ष होंगे, लेकिन इसका लोकसभा के जो सदस्य हैं वो सदस्य तो है ही है, लेकिन लोकसभा के बीएसी के, और लोकसभा की बीएसी का अध्यक्ष कौन होगा, जो लोकसभा का अध्यक्ष है। ऐसे राज्यसभा की बीएसी का अध्यक्ष कौन होगा, जो राज्यसभा का सभापति है। ठीक। तो आपको ये ध्यान रखना है, तो अध्यक्ष और सभापति सेम रहेंगे, सेम का मतलब है, यानी कि लोकसभा की बीएसी का अध्यक्ष कौन होगा, जो लोकसभा का अध्यक्ष होगा वर्तमान में ओम बिरला जी, और राज्यसभा का बीएसी कौन होगा, जो राज्यसभा का सभापति है। ठीक है। धनखड़े साहब हमारे, तो मुख्य और इनका कार्य क्या है, कार्य मंत्रणा समिति का मुख्य कार्य इतना ही है कि सदन की जो कार्यवाही है और सदन की जो समय तालिका है, यानी कि टाइम टेबल वगैरह बना हुआ है, उसका विनियमन करना ठीक से देखना। यानी कि आपने देखा होगा, हमने एक दो आपने वीडियो देखी होंगी, जिन बच्चों को मैंने दिखाई, यहाँ अध्यक्ष जी बैठे हैं आगे, मतलब बहुत सारे जब लोग सांसद बैठे उसके पहले अध्यक्ष के बिल्कुल जस्ट नीचे टेबल पे लोग बैठे होते हैं बहुत सारे, वो भी ऐसे लोग बैठे हैं वहां पे, है ना, वो काम कर रहे हैं। तो ये चीज आपको वहां पे देखी होगी, कभी आपने नोट करी होगी, चीजें बताते रहते हैं, ये करना है वो करना है, तो कार्रवाई वगैरह समय तालिका इसका विनियमन करते रहते हैं। इनके एक सचिव भी होते हैं, वो आपको सब पता ही है, हम उन्होंने बात भी करी पीछे दर बदर। विशेषाधिकार समिति पे आ जाओ, तो कार्य मंत्रणा समिति समझ में आ गई, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, इसको बीएसी भी शॉर्ट में कई बार लिखा मिलेगा, तो इसलिए मैंने बीएसी बता दिया, और बीएसी कई बार बोल के निकल भी जाती है। तो विशेषाधिकार समिति क्या है, यानी कि विशेष अधिकार मिले होते हैं सांसदों को। हमने एक वीडियो देखी है, एक लेक्चर पढ़ा था, सांसदों का विशेष अधिकार देखा था हमने, उसका हनन वगैरह हो जाता तो क्या है, तो उसी में वो सांसद जो उनका विशेष अधिकार है उसी से संबंधित ये विशेषाधिकार समिति बनी हुई है। अच्छा, ये क्या है, तो लोकसभा की में
15 है विशेषाधिकार समिति में, और राज्यसभा की में 10 है। ठीक है, यानी कि ये भी दोनों में अलग अलग है समिति, यानी कि लोकसभा की विशेषाधिकार समिति अलग है और राज्यसभा की विशेषाधिकार समिति अलग है, जिसमें लोकसभा की विशेषाधिकार समिति में 15 सदस्य हैं और राज्यसभा की विशेषाधिकार में 10 सदस्य हैं। ऐसे लोकसभा की बीएसी में 15 सदस्य हैं और राज्यसभा की बीएसी में 11 सदस्य हैं। ये ध्यान रखना, यहाँ 11 यहाँ 10 हैं। तो हो सकता है कभी कोई स्टेटमेंट बना दे, आप मना नहीं कर सकते भाई किसी से कि आपने क्वेश्चन क्यों दे दिया, हमने समिति तो दो, ये एक समिति इंपॉर्टेंट पढ़नी है, हमें तो नहीं पता कि विशेषाधिकार समिति भी पढ़नी है, लेकिन हमें पढ़नी है। या 15-10, जनरली 15-10 ऐसे चल रहा है, लेकिन 15-11 हो गया वहां पे। ठीक, तो ये ध्यान रखना आपको। इसका कार्य क्या है विशेषाधिकार समिति का? अर्ध, ये अर्ध होगा, यहाँ पे अर्ध लगाए ऊपर, ये रेप वाला ना अर्ध। इसका कार्य क्या है? जो सेमी जुडिशियल होता है ना, अर्ध न्यायिक प्रकृति का है। अभी देखो हमने पढ़ा था अर्ध न्यायिक वाले संसद बड़ी थी, इसमें क्या है, जो न्याय देने का काम करते हैं वो जज नहीं होते, लेकिन बिल्कुल न्याय वैसा ही देते हैं। तो जो जज लोग होते हैं, जैसे न्यायालय में क्या है, तो पूर्णतः जो न्यायिक है प्रक्रिया, उसमें क्या है, न्याय देने वाले जो न्यायाधीश होते हैं वो जज ही होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, जो न्याय देने वाले लोग होते हैं वो कौन होते हैं? वो जज नहीं होते बस, इसी से बोलते हैं अर्ध न्यायिक। ठीक, तो अर्ध न्यायिक प्रकृति का है। विशेषाधिकारों के हनन की जांच करते हैं। इसका कार्य क्या है? विशेषाधिकार समिति, अगर किसी सांसद के कोई विशेषाधिकार का हनन हुआ है तो उस मामले की जांच कौन सी समिति करेगी? विशेषाधिकार, यानी किसी के भी सांसद को कोई विशेषाधिकार कि हमारा ये अधिकार था, हमारा ये अधिकार हमसे छीना जा रहा है, तो उस मामले पर वो गंभीर बन गया मामला, तो उस मामले की जांच कौन सी समिति करेगी? ये, ना कि ये कि बीएससी कार्य मतलब समिति तुम्हारा कार्य है, तुम कार्य संभाल रहे हो, इसका कार्य अलग है, वो सदन की कार्यवाही को देख रहा है। ये विशेष अधिकार किसी का छीन रहा है सांसद का, तो उसका कोई मामला, उसके हनन की जांच करेगा उस मामले की। ठीक है, अब ये अगली देखो, महिला सशक्तिकरण संबंधी। ठीक है, महिला सशक्तिकरण संबंधी समिति, तो ये देखो महिला को सशक्तिकरण करने के लिए एक संबंधी है और समिति है। क्या है, इसमें टोटल 30 सदस्य हैं। अभी मिलती है ये जेपीसी, एक तरीके से ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी टाइप में, जहां जहां ये सब है ना 20 + 10 ये जेपीसी है। जेपीसी का मतलब क्या है? ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। जेपीसी का मतलब ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी मिलकर बनती है ऐसे करके, और बस ऐसे मान के चलो आप। ठीक है, एडहॉक कमेटी इस टाइप में जा जाती है, लेकिन आप सोचोगे कि जेपीसी तो क्या है? एडहॉक कमेटी है। ठीक है, अगर आपको पता हो तो एडहॉक कमेटी होती है, लेकिन जनरली क्या होता है, जब ऐसे मांग करी जाती है कि जेपीसी बना दी जाए इसके लिए, और जनरली क्या है यहाँ पर, जेपीसी का मतलब क्या है? ज्वाइंट मिल के काम हो रहा है, तो ये ज्वाइंट कर रहा है, तो इसको एक तरीके से हम जेपीसी बोल सकते हैं। लेकिन जनरली जेपीसी क्या, एक एडहॉक कमेटी है जो कई बार एक सदन मांग करता है दूसरे सदन की, भैया इस टॉपिक पर एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बना दिया, जैसे अदानी वाले मामले में बनवाई गई थी, और ये जो ये वक्फ वाला कानून था इस पर बनवाई गई थी। ठीक है, तो वो जेपीसी को सौंप दिया गया था, तो वो जेपीसी है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। तो इसमें क्या है, महिला सशक्तिकरण में आ जाओ, 30 सदस्य हैं, 20 + 10 का मतलब क्या, 20 लोकसभा से एलएस से और 10 होंगे आरएस से। ठीक है, राज्यसभा से। इसका काम क्या होगा? मेन काम होगा राष्ट्रीय जो महिला आयोग है बना हुआ, तो राष्ट्रीय महिला आयोग की जो रिपोर्ट आई उस पर विचार करना, इसका एक काम है। मतलब इसलिए लिख दिया मैंने कि आपको बस पता चले, एक समिति ऐसी भी है महिला के सशक्तिकरण के लिए, एक समिति ऐसी भी है विशेष अधिकार की समिति। तो बस नाम ध्यान होना चाहिए, कार्य आपको पता ही है। एक समिति SC/ST कल्याण के लिए, ठीक है, पुरुष के कल्याण के लिए या पुरुष के सशक्तिकरण के लिए समिति सॉरी नहीं है। विभागीय स्थायी समितियां क्या होती है समझ लेते हैं अब। अगली समिति क्या, विभागीय स्थायी समितियां। ठीक है, तो डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी जिसे बोलते हैं इंग्लिश में। तो विभागीय स्थायी समिति के विभाग आप समझ रहे हो, मंत्रालय विभाग ये सब होते हैं। तो इसका उद्देश्य क्या है इस समिति का, पहले तो ये समझो आप लोग। इस समिति का उद्देश्य ये है कि 1993 के आसपास, ठीक है, और लिखना चाहो तो आप 1993 के आसपास इसको बनाया गया था, ऐसे करके माना। कार्यपालिका पर संसदीय नियंत्रण प्रभावी बनाना, यानी कि मेन उद्देश्य क्या है, जो कार्यपालिका है यानी कि जो काम करने पीएम वगैरह ये लोग हैं, पीएम सांसद वगैरह, इस पे नियंत्रण यानी कि संसदीय नियंत्रण, और नियंत्रण भी किसका? संसद का। यानी कार्यपालिका मजे में अपने मर्जी से कुछ भी नहीं करे, उस पर संसद का नियंत्रण ठीक ठाक हो। और नियंत्रण वाले कार्यपालिका अगर उसको पूर्ण बहुमत बहुत तरीके से है तो वो मनमाही अपने काम ना करे, तो संसद एक तरीके से नियंत्रण उस पर बनाए। इस समिति का उद्देश्य यही है कि संसदीय नियंत्रण। विशेषता कब, यहाँ पे अगर लिखना चाहो संसदीय नियंत्रण, इस ब्रैकेट में लिख लेना विशेषता बजट के मामले में। विशेषता अगर और किया जाना बजट मामले, जब बजट पेश होता है ना, बजट के मामले में देखो मेन काम ना सारी दुनिया में मामला पैसे वाला ही मामला है।
पैसे का मामला है ना, ऐसे बोलते हैं लोग। तो जहाँ पैसों वाली बात आ रही है, बजट की, पैसा कितना निकालना है, अनुदान कैसे करना है, अनुदान वाला जो ग्रांट्स की बात आ रही है, उस मामले में विशेषता इस समिति का काम है। हालांकि वैसे और भी थोड़ा देखती है, लेकिन मेन काम अगर फोकस करोगे ज्यादातर ये देखेंगे। 100% काम अगर मान लो है तो उसमें से 80-85% इसको देखना क्या है बजट के मामले में, ये जो अनुदान है, जो अनुदान संबंधी मांग है कि इतने पैसे चाहिए विभागों को, वो ठीक ठाक मांग रहे हैं नहीं मांग रहे हैं, या फिर हवाबाजी में कैसे भी मांग रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि विभागीय स्थायी समितियां क्या है, तो इसका उद्देश्य समझ में आया होगा आपको। 1993 के आसपास वही नई आर्थिक नीति जो 1991 के पास चालू हुई थी, तब इसका महत्व ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आया था। ठीक है, शुरुआत में क्या था, देखो इसकी संख्या टोटल इसकी क्या है, विभागीय समिति की संख्या क्या है, 24, यानी ऐसी 24 विभागीय समितियां हैं, ये ध्यान रखना है। अभी तक क्या है, हम लोग के सदस्य गिन रहे हैं, 30 सदस्य हैं, यहाँ कितने, यहाँ जैसे 22 सदस्य हैं, ऐसे सदस्य हैं, ये 24 सदस्य नहीं है, ये संख्या है 24। कितनी, किसकी संख्या, विभागीय स्थायी समितियों की, यानी कि टोटल 24 विभागीय स्थायी समितियां हैं, जिसमें से 18 लोकसभा की हैं और 6 राज्यसभा की हैं। ये बात समझ में आ रही है। ये क्या है कि विभागीय समितियां हैं, यानी कि विभाग हैं, जो अलग अलग मंत्रालय हैं, उनकी समितियां बनी हुई हैं। तो उनकी जो समितियां बनी हुई, तो टोटल ऐसी समितियां टोटल 24 बनी हुई हैं। उन 24 समितियों में लोकसभा की समितियां हैं, ऐसी जो लोकसभा के विभाग से संबंधित समितियां हैं, वो 18 हैं, और 6 राज्यसभा से संबंधित विभागीय स्थायी समितियां हैं। ठीक है, शुरुआत में इसका नंबर ऐसा नहीं था, शुरुआत में लगभग था मेरे ख्याल से कितना, 17 था, कुछ था 17, एक मेरे ख्याल से शायद इसमें 17 था और इसमें 7 था, ऐसे कुछ था। तो मेरे ख्याल से ये था कि 17 ही थी पहले, संख्या इसकी 17 थी शायद, उसके बाद में जोड़ा गया। जब ये 1993 के आसपास बनी तो 17 टोटल संख्या थी, इसमें से 17 लोकसभा से ही थी। फिर बाद में इसकी कितनी कर दी गई, ये 24 हो गई टोटल, यानी कि 18 इधर से होगी लोकसभा से। तो पहले की तो ध्यान रखना, कंफ्यूज हो जाएगा, कई बार मैं भी देखो बीच में, लेकिन इसमें संख्या क्या है, 17 है। तो आप वर्तमान में ध्यान रखो कि वर्तमान में 24 संख्या है, 18 लोकसभा की समितियां हैं इसमें, और 6 राज्यसभा की समितियां हैं, तो कुल विभागीय समितियां 24। अब आओ इसके सदस्य, अब सदस्य की बात आ रही है कि जो 24 विभागीय समितियां हैं, तो एक प्रत्येक, यानी लिखा प्रत्येक, प्रत्येक में अधिकतम 31 सदस्य हो सकते हैं। जो टोटल 24 है, यानी एक 24 में से एक में 31 सदस्य हैं, दूसरे में 31 है, तीसरे में 31 है, ऐसे 31 है, नहीं अधिकतम 31 हो सकते हैं। ठीक है, अगर आपको हो सकते हैं 4 हो सकते हैं 5 हो, 6, 7, 8, 9, 10 हो, लेकिन 31 से ज्यादा, 31 से ज्यादा नहीं हो सकते। तो अधिकतम 31 सदस्य आप रख सकते हो एक समिति, एक विभागीय स्थायी समिति में। ठीक है, ऐसे लेकिन आपके पास 24 है, 18 लोकसभा में, तो 18, 1, 2, 3, 4, इसमें 31 हो जाएंगे, इसमें 31, इसमें 31, इसमें 31, ऐसे हो सकते हैं मैक्सिमम। ठीक, अब 31 सदस्य मनोनीत करे, और यहाँ मनोनीत लिख दिया मैंने, ठीक है, मनोनीत करे जाएंगे, मनोनीत का मतलब चयन करना वगैरह, तो मनोनीत करे जाएंगे, तो 31 सदस्य करे जाएंगे एक समिति में। तो उसमें क्या है, 21 सदस्य कहाँ से लिए जाएंगे, अधिकतम लोकसभा से, और 10 कहाँ से लिए जाएंगे, राज्यसभा से। अब आ जाओगे 21 प्लस 10, तो जो 18 लोकसभा की समितियां हैं उसमें क्या होंगे, 21 यहाँ से लिए जाएंगे और यहाँ से 10 लिए जाएंगे। ठीक है, ऐसे मतलब ऐसे राज्यसभा की समितियां, उसमें भी लोकसभा राज्यसभा की। बस ये क्या है, आप ये बस कंफ्यूज कर जाना कि यहाँ पर राज्यसभा से 10 सदस्य जो आ रहे हैं तो वो राज्यसभा की समितियां, ऐसे कुछ कंफ्यूज मत करना। ये राज्यसभा की विभाग है, जो राज्यसभा संबंधित विभाग है उसमें संबंधी समितियां हैं जो, तो ये क्या है, विभाग स्थायी समितियां हैं। तो राज्यसभा की विभाग स्थायी समितियां 6 हैं, जिसमें 31 सदस्य मैक्सिमम हो सकते हैं, यहाँ से 21 सदस्य मैक्सिमम इसमें से हो सकते हैं, 10 सदस्य इसमें से मैक्सिमम हो सकते हैं। तो जरूरी नहीं आपको 21 ही रखना, जब राज्यसभा वाली विभाग की होगी तो हो सकता है आप यहाँ भी 10 करो, यहाँ भी 10 कर दो। इसमें मैक्सिमम तो 10 ही हो सकते हैं, 10 रख लिए, और इसमें आप 10 से ऊपर मत बढ़ लेते हो, इसमें भी 10 लिख दो या 9 रख सकते हो, लेकिन मैक्सिमम इसमें 21 रख सकते हो, कम तो कितने भी रख लो। ठीक है, तो ये चीज समझ में आना चाहिए आप लोगों को। ये संख्या टोटल है, ये लोकसभा की संख्या है, ये राज्यसभा की संख्या है। एक समिति में अधिकतम 31 हो सकते हैं सदस्य, जिसमें से 21 सदस्य लोकसभा से आ सकते हैं और 10 सदस्य राज्यसभा से आप ले सकते हो, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, ये आर एस होगा, सॉरी आर एस, और ये हो जाएगा एल एस। अब क्या है इसका, ये तो समझ में आ गया उद्देश्य और ये संख्या, और ये बता दिया थोड़ा सा संख्या के बारे में, उसमें सदस्य कैसे कैसे होने हैं। अब आ जाओ कि संबंधित विभागों की अनुदान, इसका कार्य क्या है, यानी कार्य इसका मेन क्या है, जो संबंधित विभाग होते हैं, संबंधित मंत्रालय या विभागीय स्थायी संबंधित है, यानी कि एक समिति जो है जिसमें अधिकतम 31 सदस्य हो सकते हैं, तो वो समिति जिस भी विभागीय, जिस भी मंत्रालय से संबंधित होगी,
तो उस मंत्रालय ने अगर कुछ अनुदान मांगे होंगे, ग्रांट्स मांगी होंगी, ग्रांट्स करी होंगी, तो उस संबंधित विभाग की अनुदान संबंधी मांगों की जांच करना। यानी कि उस विभाग ने, यानी कि एक जो ए मंत्रालय है, तो ए मंत्रालय से संबंधित एक ए विभागीय स्थायी समिति होगी, बी मंत्रालय से संबंधित बी विभागीय स्थायी समिति होगी, ऐसी सी मंत्रालय से संबंधित सी विभागीय स्थायी समिति होगी। तो जो ए मंत्रालय से संबंधित ए स्थायी समिति है, ए विभागीय स्थायी समिति है, वो क्या करेगी कि ए मंत्रालय ने जितने अनुदान करें, अनुदान मांगे, तो उस अनुदान की जो संबंधित मांगे उसको जांच करेगी क्या, ए विभागीय संबंधी समितियां। ऐसे बी मंत्रालय ने जितने मांगे होंगे, ठीक है, तो ए मंत्रालय का ए हो गया विभागीय समिति, बी मंत्रालय का बी हो गया विभागीय समिति। तो ये ए छोटा वाला ए जांच करेगा, इसने जितने पैसे मांगे हैं, छोटे वाले बी बड़े वाले बी की जांच करेगा। ठीक, कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। असलियत में वही देखेंगे जब सीमा पढ़ेंगे समितियों की, बस एक हिसाब से कर रहे हैं, उससे कोई असर होता नहीं उतना। बस जांच के लिए बताया, बनाया तो बहुत अच्छा है। तो ये जांच होगी, तो संबंधित विभागों की अनुदान संबंधी मांगों पर जांच करना कि आप जांच करो कि भाई इन्हें ठीक ठाक पैसा मांगा है नहीं मांगा है, हमने पीछे पढ़ा था, देखा था, ठीक है। तो लोक लेखा समिति वगैरह, लोक उपक्रम समिति देखा, तो लोक उपक्रम तो भी देखा, लेकिन लोक लेखा समिति में आपने देखा होगा कि वो देखते थे कि पैसे मांगे गए, ठीक ठाक मांगे गए, नहीं मांगे, ऐसे करके मामला सब था। तो वही समिति ये भी कर रहा है, संबंधित विभाग से जो अनुदान मांगे गए संबंधित विभाग ने उसकी जांच करेंगे ठीक ठाक मांगे हैं या नहीं। फिर अध्यक्ष या सभापति वाले समझो, एक तो कार्य इसका हो गया। दूसरा कार्य क्या है, अध्यक्ष या जो सभापति हैं उन्होंने कोई विधेयक की जांच सौंप दी कि भाई ये विधेयक है, इस पे जांच करो जरा, इसकी जांच करो। तो जब सौंपा गया तब, यानी कोई हर कोई विधेयक आ गया तो हर की जांच करने लगे, ऐसा नहीं है। जब अध्यक्ष ने या सभापति ने, सभापति क्यों लिख दिया कि अगर लोकसभा में मामला है तो लोकसभा का अध्यक्ष ने अगर कह दिया उन समिति से, और राज्यसभा ने कह दिया तो राज्यसभा में राज्यसभा के सभापति कह देंगे। तो यदि अध्यक्ष या सभापति ने यदि कोई विधेयक सौंपा है उस पर जांच करने के लिए, तो फिर समिति उस पर भी जांच करेगी। ठीक, अब विधेयक कैसे भी हो सकता है। तो ये 8 हमने यहाँ देख ली विभागीय स्थायी समिति, थोड़ी इंपॉर्टेंट थी। और इसकी अगर सीमा, इसकी भी सीमा है, लिमिटेशन है कि भाई ये भी दैनिक मामलों में दखल देगा, जो मंत्रालय है उनके दैनिक मामलों में दखल नहीं देगा, और कि जैसे और ऐसे भी किसी पे जांच नहीं कर रहेगा कि किसी और समिति का वो काम है जांच करना और ये भी जांच करने बैठ गए उस मंत्रालय। भाई एक ए मंत्रालय की कोई अलग बात चल रही है, मंत्रालय किसी ए मंत्रालय के कोई सदस्य के विशेषाधिकार का हनन हो गया है, तो ए मंत्रालय के विभाग की समिति ये बनी है, तो बोली नहीं मैं भी देख लूंगी, समिति कहते मैं देख लूंगी, मेरे विभाग के सांसद के सदस्य की विशेषाधिकार का हनन हुआ है तो मैं देख लूंगा। तो ये नहीं देखेगा वो काम किसका है, वो काम इसका है। तो किसी और जो समिति का जो काम है उसमें दखल नहीं दे वो, ये सीमा इनकी थोड़ा ना, यानी कि भाई मेरे मंत्रालय, मेरे विभाग से संबंधित मेरी एक समिति बनी तो सारा काम इसे देखना चाहिए एक हिसाब से, ठीक है। तो वो ये नहीं देखेगी, इसकी एक सीमा है कि भाई तुम्हारे विभाग की, तुम एक विभाग की समिति हो, लेकिन तुम अपने सदस्य का जो विशेषाधिकार का हनन हुआ उसकी तुम नहीं देख सकते, जांच नहीं कर सकते, क्योंकि तुम उसी विभाग से संबंधित हो। तो ये सीमा बोलेंगे, इसे बोलेंगे सीमा, इसकी लिमिटेशन है कि यहाँ तक नहीं पहुंच सकती। तो ये अपने समझ लिया। तो सीमा इन दोनों में, चाहे इसमें 2 ऐड कर सकते हो, इसमें चाहे 2 ऐड कर सकते हो, सीमा लोक उपक्रम समिति में और विभागीय स्थायी समिति में। अब अगला आ जाओ, आवास समिति, हाउसिंग कमेटी बोलते से, हाउसिंग कमेटी, आवास समिति। ठीक, मैं सबका नाम पढ़ते चल रहा हूँ, आप लोग लिखते चलेंगे अगर हौच पौच दिख रहा है तो। आवास समिति क्या है, इसमें 12 मनोनीत होते हैं सदस्य, कहाँ से, लोकसभा से, 12 होते हैं राज्यसभा से मनोनीत, ठीक है। तो ये दोनों में अलग अलग है, यानी कि आवास समिति लोकसभा की भी आवास समिति है और राज्यसभा की आवास समिति अलग से, यानी कि जो लोकसभा के सदस्य है उनकी एक आवास समिति है और राज्यसभा के जो सदस्य है उनकी एक आवास समिति। अब कैसे, और उसमें 12 मनोनीत है सदस्य, इसमें 12 है सदस्य। करती क्या काम है समिति का, काम क्या है, बहुत सिंपल काम है कि उनका जो सदस्य है लोकसभा के, उनका रहना ठीक ठाक हो, बंगले मिले सबको भी, सांसदों को अलग अलग थी, उनके ऐसे अलग विशेष अधिकार, बहुत सारी चीजें आपको बताइए कितना जो सब कुछ मिलता है, वेतन भत्ते मिलते हैं, उन सबकी देखभाल करना। तो रहना ठीक से हो उन सांसदों जी का, खान पान ठीक से हो सांसद जी का, चिकित्सा ठीक से हो सांसद जी की, यानी कि किसी प्रकार सांसद जी को भी सर्दी चल रही, सर्दी लग रही है, कुछ भी हो गया तो चिकित्सा ठीक है, फ्री मुफ्त है, सब कुछ होना चाहिए, कोई दिक्कत ना हो सांसद जी को, ताकि वो हमारे देश के लिए विधि निर्माण कर सके, जो कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन हो नहीं पाता है, आपको भी पता है।
भाई हम आपके रहने का ध्यान रख रहे हैं, आपके खाने पीने का ध्यान रख रहे हैं, आपकी चिकित्सा का ध्यान रख रहे हैं, अन्य बहुत सारी सुविधाएं हैं आपके जो घर में, यानी कि आवास में आपको जो दिक्कतें झेलनी पड़ रही है, इस आवास में आप जिस भी आवास में रह रहे हो, उनको उस आवास में कोई दिक्कत ना हो वैसी, ठीक है। गर्मी में गर्मी ना लगे, सर्दी में सर्दी ना लगे, बारिश में बारिश महसूस बहुत ना हो, बारिश का बस बाहर का मजा ले लें कि ये बारिश हो रही है, लेकिन अंदर महसूस ना हो, ठीक है। सर्दी बाहर बस दिखे, अंदर ना हो, सर्दी का मौसम रहे, गर्मी बाहर ही रहे, अंदर बिल्कुल ना रहे, खाना बाहर बेकार हो, अंदर बिल्कुल बेकार ना हो, लोग बाहर मरे लेकिन अंदर एक भी ना मरे, है ना। सांसद जी को ये सब ध्यान रखा जाता है, सांसद जी का ये आवास समिति का काम है ध्यान रखना। लेकिन सांसद जी का काम क्या है कि आप हमारे देश के लिए तरक्की करवाओ, अच्छे से काम करो, वो काफी हद तक कम होता दिखता है। अब उसके बहुत सारे कारण हैं, ऐसा नहीं है कि सांसद जी के अंदर लगन नहीं है, निष्ठा नहीं है कि हम नहीं करना चाह रहे हैं, परंतु आपको पता है चाहे बाधाएं सामने आती हूँ, यदि कोई है कर्मठ जुझारू सही में, वरना आपने देखा होगा पोस्टर लिखते हैं कर्मठ जुझारू, यदि कोई सही में कर्मठ जुझारू है तो उसके सामने लोग बाधा उत्पन्न करते हैं कि हम नहीं करेंगे तो तुम भी मत करो भाई, हम तुम्हें भी नहीं करने देंगे, तुम भी बैठो ऐसे, हम भी बैठ रहे हैं ऐसे। कुछ होते करने वाले लेकिन नहीं करने देते, कुछ सही में नहीं करने वाले होते हैं, कुछ सांसद जी कि हम नहीं करेंगे, अब बस सांसद बन गए, इतना पैसा दिया है हमने, वो पैसा निकालेंगे हम, तो निकालो भैया पैसा, तो ये सब आपको पता ही है। तो ये इतना आपको अब मेरा इसका मामला ये भी ऐसा बताना कि आपको पता नहीं कितना सब काम है, इतना सब कुछ चल रहा है, उनको करना क्या है, बैठे बैठे आपको दिक्कत झेलनी पड़ रही है, आपको दिक्कत महसूस करनी पड़ रही है कहीं बाहर जाने की, उन्हें दिक्कत नहीं है, उनके पास गाड़ी है, सीधे बैठो गाड़ी में, पेट्रोल की चिंता नहीं है आपको, पेट्रोल की चिंता है, गाड़ी का पेट्रोल तो खत्म नहीं हो रहा है, उधर पेट्रोल खत्म हो गया तो आप और डांट मार सकते हैं, गाड़ी का पेट्रोल कैसे खत्म हो गया, क्या डीजल की है तो डीजल कैसे खत्म हो गया, ठीक। तो आपको कोई तकलीफ नहीं होनी है, सब कुछ आपके हाथ में, आपको ऐसे करो ताली बजाओ, पेन दो, पेन आ जाएगा हाथ में, साइन करना है साइन आ गया, कुछ भी आपको ताली पे आ जाए, ऑर्डर है, सब चीजें फ्री में, आपको फोन है, सब कुछ है, फिर भी आपको काम करना है, वो जो काम नहीं हो रहा है, ठीक। आपको पता ही देश कितना कैसे चल रहा है, आप लोगों सब अगर करंट अफेयर आप लोग फॉलो कर रहे होते तो जरूर ये सब देखिए और जानिए समझिए, आप लोग अगर इसकी नब्ज समझेंगे देश की, काफी हद तक बहुत सुधार हुआ है और बहुत हद तक सुधार होना चाहिए, और जो हमारी आकांक्षाएं, जो हमारी महत्वाकांक्षाएं, जो हमने सपने सजोए हैं भविष्य के लिए, वो भी बहुत अच्छे सजोए हैं, लेकिन बाधाएं उससे ज्यादा है। जितने हमारे सपने बुलंद हैं, जितने हमारे सपने ज्यादा हैं, जितने भारत ऊंचाई ओढ़ना चाह रहा है, उससे ज्यादा उसके पास खड्डे हैं, उससे ज्यादा उसके पास बाधाएं हैं, उससे ज्यादा उसके पास दुविधाएं हैं, उससे ज्यादा उसके पास निराशाएं भी हैं, ठीक। बहुत सारे लोग नहीं बढ़ने देना चाहते हैं, बहुत सारे लोग की दुआएं हैं तो बददुआएं भी बहुत सारी हैं, तो ये सब चीजें हैं, तो इसीलिए एक बैलेंस बना हुआ चल रहा है किसी प्रकार से, लेकिन देखते हैं कि इन प्रकार कभी ना कभी तो अच्छा होगा, बस हमें प्रयासरत रहना चाहिए। तो अच्छे अच्छे ये है कि आप जितने जागरूक हो पाएंगे, आप सब लोग जितने भी आप लोग देख रहे हैं, या फिर आप कभी साझा करें किसी के साथ वीडियो, या भविष्य में ये वीडियो कोई और लोग देखें, तो जितने लोग जागरूक हो पाए इन सब चीज़ों से, मैंने बहुत डिटेल में पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ, ताकि आप लोग बहुत अच्छे समझ पाए कि हम लोग के अधिकार क्या क्या हैं, सांसदों के अधिकार क्या क्या हैं, विधायकों के अधिकार क्या क्या हैं, जो हम पढ़ेंगे अभी हम लोग विधायक विधायक राज्य के विधानमंडल में पहुंचे नहीं है, तो उनके विधायकों के अधिकार क्या क्या है, उनके काम क्या क्या है, उन्हें क्या क्या काम करने चाहिए, या उनके दायरे में क्या क्या आता है, या वो कहाँ तक उनका दायरा सिमटता है, या कहाँ तक उनका दायरे का फैलाव है, वो सब हम समझेंगे। तब आपको जब समझ में आया कि आपका काम ये है, आपका काम ये नहीं है, हमारा काम ये है, हमारा काम ये नहीं है, हमें यहाँ दखल देनी है, हम यहाँ दखल नहीं देनी है, हम यहाँ हस्तक्षेप कर सकते हैं, या हम यहाँ हस्तक्षेप सह सकते हैं, या हम यहाँ हस्तक्षेप सह सकते हैं, तो ये जहाँ जहाँ आप हस्तक्षेप सह सकते हैं वहाँ वो भी पता होनी चाहिए आपको, वहाँ कहाँ हस्तक्षेप आपको करना है वो भी पता होना चाहिए, इसके जरिए आपको पता लगेगा, ठीक है। तो ये आवास समिति से हम लोग वहाँ पहुँच गए, क्योंकि आवास समिति में इनको बहुत सुविधाएं मिल रही है, तो हमें वो उसका कुछ रिटर्न आना चाहिए, जो बहुत नहीं आता है, कभी कभी बिरले आता है। आचरण समिति पे आ जाओ, आचरण समिति बनी है, आचरण समिति क्या है, इसे बोलेंगे एथिक्स कमेटी। तो एथिक्स कमेटी क्या है, ये एथिक्स कमेटी देखो पहले बनी थी राज्यसभा में, यानी कि पहले आचरण सीख लिया राज्यसभा ने, राज्यसभा को लगा कि आचरण होनी चाहिए, तो राज्यसभा ने पहले बनाई, और लगभग लगभग ये बनाई 1997 के आसपास, 1997 के आसपास, ठीक है। तो 1997 के आसपास राज्यसभा को लगा कि एथिक्स होना चाहिए, तब भी बहुत देर से लगा, चलो लगा, लेकिन लोकसभा को अभी भी नहीं लगा। आपको पता है चाहे इसका काम कुछ भी हो सकता है, राज्यसभा के लोग योग गए वैसे लगा उनको, है ना, जो भी, लेकिन राज्यसभा में पहले आई। यदि अगर कोई क्वेश्चन बन जाए तब मैं बता रहा हूँ, नहीं बने तो मैं अपने पास से बता रहा हूँ आपको कि आचरण समिति पहले राज्यसभा में आई, उसके बाद 2-3 साल बाद सन 2000 में लोकसभा में आई फिर, ठीक है, लोकसभा में समिति बन गई।
तो अब लोकसभा की भी एक अलग से आचरण समिति है और राज्यसभा की भी एक आचरण समिति है। लेकिन पहले आचरण समिति कहाँ बनी? इसमें, और बाद में इसमें, यानी कि 1997 में राज्यसभा में और 2000 के आसपास लोकसभा में। अच्छा, इसका काम क्या है? सब नाम से क्लियर हो रहा है, इसका काम क्या है? अनुशासन व मर्यादा बनाए रखना। ठीक है, तो मर्यादा बनाए रखेगी, सांसदों में मर्यादा बनी रहे। और आपको पता है, अगर आप अब तो फिलहाल बहुत अच्छा हो गया, बहुत चीजें हो गई है ठीक से। नहीं, पहले सांसद कैसे कैसे लड़ जाते थे आपस में, जूते चप्पल चढ़ जा रहा है, माइक मार रहे हैं, माइक से हो रहा है, सब काम हो रहा है, गमला है, गमले और बाहर के गमले देखे जा रहे हैं, आपको पता है वो सब चीजें, हम पहलवानी वाले लोग आ जाते सब करते। तो फिर ये जो बाउंसर वगैरह लगा रखे थे संसद में, उनका उनका तक उपयोग करना पड़ जाता था। तो ये अनुशासन व मर्यादा बनाए रखना सदन में, और आचरण संहिता लागू करना, और अगर कोई भी दिक्कत हो रही, दुर्व्यवहार हो रहा है किसी प्रकार से, तो उसका जांच वगैरह करना ये समिति देखती है। ठीक है, यानी कि हर एक काम हर एक के लिए काम की समिति बनी है, और ये सब स्थायी समिति है, यानी कि ये नहीं कि अभी काम पूरा हो जाए हट गई समिति, फिर से बनाओ, फिर से चयन करो किसी का। ये हर साल तैनात है, स्थायी है। तो आपको ऐसे कोई दुविधा नहीं होगी, भाई काम हो गया, मतलब दुर्घटना को घट गई, अब यहाँ पे समिति बनेगी, फिर वो जांच करेगी, फिर कब जाके रिपोर्ट आएगी। बनी बनाई समिति है, सदस्य सर्वोच्च चुने जाने, भले ही आचरण समिति है, और आचरण जैसा कोई उसका कोई काम यूज ही नहीं हो, खाली बैठ रहे, क्योंकि किसी ने, सबने बहुत अच्छा आचरण किया, किसी ने दुर्व्यवहार किया ही नहीं, तो इनका कोई काम नहीं हो, लेकिन फिर भी समिति बनी रहेगी, ताकि कल को कुछ हो तो तुरंत के तुरंत एक्शन में आया वो काम हो सके। तो इसलिए समितियां तैयार रहती हैं। एक पुस्तकालय समिति पढ़ लो। पुस्तकालय समिति क्या है? यानी कि इसमें 9 सदस्य होते हैं, लोकसभा से 6 होंगे, राज्यसभा से 3 होंगे। ठीक है, जहाँ पे पहले नंबर पे 6 और 3 ये लिखा है, इसका मतलब लोकसभा से 6 मैंने लिखे और राज्यसभा से 3 लिखे। अब आप कहोगे पहले नंबर पे आपने ये लिख दिया था, तो पहले नंबर पे यहाँ पे सी लिख दिया था, राज्यसभा में 10, क्योंकि पहले नंबर पे ये आचरण समिति राज्यसभा में बनी थी, इसलिए पहले नंबर पे। बाकी 15 और 10 लिखता मैं, वरना 10 और 15 लिखा है, इसका मतलब क्या, पहले ये बनी थी, उसके बाद में ये बनी थी। इसमें क्या, पुस्तकालय समिति में 9 सदस्य होते, 6 सदस्य लोकसभा से, 3 सदस्य राज्यसभा से। ठीक, इसका काम क्या है? इसका काम समझ लो, पुस्तकों के चयन, यानी ठीक से देखा, पुस्तकों के चयन, यानी कि वो पुस्तकालय समिति राज्यसभा सदन में बहुत बड़ी पुस्तकालय, अच्छी खासी बहुत सारी किताब वगैरह रखी है, तो पुस्तकों के चयन ठीक ठाक देखना कि ठीक ठाक पुस्तकें, जो अच्छी अच्छी पुस्तकें हैं, जिनसे सदन का काम अच्छे, जिनसे सदन के काम में सहायता मिल रही है, तो वो पुस्तकें तो जरूर जरूर, बाकी अन्य पुस्तकें भी, यदि किसी सांसद की पढ़ने की रुचि है या कुछ भी, ठीक है, जिससे सहायता हो, वो तो होनी चाहिए पुस्तक। तो पुस्तकों के चयन, ग्रंथालय के लिए नियम बनाना आदि, यानी जहाँ ग्रंथ वगैरह रखे उसको, उसके लिए नियम वगैरह बनाना आदि, ये कैसे करके कोई सांसद इसमें एंट्री कर सकता है, या कैसे करके इसको पुस्तकें दी जाएंगी। और इस समिति का काम ये भी है कि कोई भी सांसद अगर कोई पुस्तक तक पहुंचना चाह रहा है, मतलब उससे कुछ फैक्ट जुटाना चाह रहा है, ठीक है, आंकड़े जुटाना चाह रहा है, आंकड़े वगैरह, तो उसके लिए वो पुस्तक ढूंढना मुश्किल हो जाएगी, कहाँ है। कई बार अगर आपने बेतरतीबियत से रखी होगी, अगर आपने पुस्तकें और ठीक से ढंग से रखी होगी, बेतरतीबियत से नहीं रखी होगी, तो आपको उस बेतरतीबियत के बाद उसमें बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। बेतरतीबियत समझ रहे हैं वर्ड, आपको बोल रहा हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोग नोट करें। तो उस जो बुक इधर रखी होंगी, तो उसको, उसकी पहुंच कराना कहाँ तक, सांसदों तक। तो सांसद ठीक से वहां पर पहुंच जाए, और जो आंकड़े तथ्य जुटाना चाह रहे हैं वो जुटा ले, ताकि वो आगे जाके बहस कर पाए, उसमें मुद्दे में बहस कर पाए। अगर उनको चाहिए कि भैया इससे होता ही, आपको पता है कि जब समिति को विधेयक पे जांच होती, तो उसमें ठीक ठाक बहस होती, तो उसमें ठीक ठाक बहस तभी कर पाऊंगा ना, आपके पास जानकारी हो, उसके बाद जानकारी कहाँ होगी? अरे वो किताब होती, किताब कहाँ से आप दुकान पे बाहर तो लेने जाओगे गली मोहल्ले में, बाहर निकल के, संसद से बाहर निकल के देखने जाओ, कहीं पे कोई बिक रही किताब है, वहां से लेने जाओगे। संसद में ठीक ठाक पुस्तकालय है, उसमें आपको किताब मिल जाए, सबसे संबंधित किताबें रखी होंगी, वहीं से उसमें फैक्ट देखो, चेक करो, और वहीं पे नोट करो, या फिर उसके फोटो स्टेट कॉपी वगैरह कुछ भी निकालो, और फिर बाद में जाके बहस करना, जब कार्रवाई बैठे बैठे हो फिर से। ये बात आप समझ रहे होंगे, मेरे कहने का मतलब क्या है। तो पुस्तकालय समिति का काम क्या है कि ठीक ठाक पुस्तकों को चयन बना रहे, ग्रंथालय में नियम वगैरह आदि बना रहा है कि कैसे करके पुस्तक जाएगी, किसके पास जाएगी। तो लाइब्रेरी में होता है, हम लोगों को पुस्तक मिलती है लाइब्रेरी में, भैया 2 दिन के लिए मिलेगी, 3 दिन के लिए मिलेगी, लाइब्रेरी कार्ड बनता है, तो वही सब चीजें भी लोग साथ होता है। तो ये आप पुस्तकालय समिति भी समझ गए होंगे मेरे ख्याल से, सदस्य याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो उसका काम ध्यान रखना, इसका काम क्या है, और नाम ध्यान रखना, पुस्तकालय समिति नाम से समिति है। अच्छा, फिर इसके बाद में देखो कुछ समितियां और बची हैं, वो मैं अगली वीडियो में कंटिन्यू कर दूंगा, जैसे याचिका समिति, नियम समिति, सदन पर रखे गए, पटल पर रखे गए जो कानून वगैरह उनसे संबंधित समिति है, और गैर सरकारी समिति है, 1 2 4 5 समितियां और बची हैं, बस उनके नाम और कार्य ध्यान रखना है। मेरा बस उद्देश्य ये बताना है कि कैसी कैसी समितियां हैं, ठीक, वो आप लोग देखेंगे तो अच्छी बात है, लेकिन ये काफी हद तक इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखना। बाकी विभागीय स्थायी समिति है, तो इसमें इम्पोर्टेंट लेना तो ये होती है लोक उपक्रम समिति, ये नाम ये ध्यान रखना, थर्ड वाली, और थोड़ी बहुत ये विशेषाधिकार समिति, ठीक है, बाकी ये
क्योंकि इसमें अर्धनायक वाला ध्यान रखना, और विभागीय समिति। ठीक, बाकी आवास समिति, महिला, ST ST आपको नाम ध्यान आ जाएगा, BSc है, सब कुछ ध्यान है। तो विभागीय स्थायी समिति, अच्छा ये काम तो करती पता है, ये जो समिति है ये काम करती है, कार्य इसका जो विभागीय सब जो अनुदान मांगे गए ना उनसे उनकी जांच वगैरह करना। जब बजट पेश हुआ, और ये ध्यान रखना इसमें, इसलिए मैं बता रहा हूँ उसको इम्पोर्टेंट कि विशेष बजट के मामले में है ये। जब बजट में मंत्रालय अलग मांगते हैं कि भाई डिफेंस मंत्रालय को पैसा दे दिया जाए, और डिफेंस मंत्रालय का मतलब डिफेंस मिनिस्ट्री को आप समझे, हिंदी और अंग्रेजी, या फिर इनको इतना दे, इस वाले स्वास्थ्य मंत्रालय को इतना दे दिया जाए, अलग अलग जो पैसे मांगे जाते हैं तो वो जांच करती है। जब मांग लिए गए, बजट पेश हो गया, उसके बाद थोड़ी सी स्थगन रहता है ना कार्रवाई, तो उस टाइम बैठ के खाली समय जब सांसद लोग को खाली कर दिया गया, आप लोग घूम जाओ ऐसा करो, तो जब खाली समय होता है उसके बाद ये समिति काम करती रहती है, और फिर बाद में रिपोर्ट, अपनी रिपोर्ट बनाती है, ठीक से जांच की, उसके बाद में सौंपती है, तब उस पर होती है फिर वाद विवाद होता है। ये बात आप लोग समझ रहे हो, तो इसका काम ऐसे है, मतलब इसको पूछेगा नहीं, मैं आपको खाली बता रहा हूँ, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है कि ये काम क्या करती है, कब करती है, वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है, इतना ये महत्वपूर्ण है कि ये काम क्या करती है। तो फिलहाल इसके बाद जो कुछ समितियां बची हैं वो मैं आपको बता दूंगा अगली वाली वीडियो में, आप लोग उसको देख लीजिएगा। इंग्लिश की भी कंटिन्यू करेंगे, और भूगोल वगैरह क्लासेस में कुछ 1 फरवरी से आसपास लाने वाला हूँ, तब मैं थोड़ा सा कुछ फ्री हो जाऊंगा कुछ चीज़ों से, टेक्निकल वाली चीज़ों से, फिर वो क्लियर हो जाएंगी, तो 1 फरवरी को ज़्यादा दिन बचे नहीं, तो आपको सबसे मिलने लगेंगी 1-2 सब्जेक्ट्स की और वीडियोज भी। करंट अफेयर से संबंधित कुछ जानकारी ही मैं सोच रहा हूँ, लेकिन बस आप सोचेंगे, बस सोचते रहते हो, कुछ आ रहा है नहीं है, लेकिन आएगा भी, चिंता मत करिए, बहुत कुछ मिलेगा आपको इससे। बस जुड़े रहिए, लोगों के साथ साझा करिए यदि आपको अच्छा लगता है तब, और आप चाहते हैं कि उनको भी अच्छा लगे या उनको कुछ फायदा हो तब। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।